हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण। आर्द्रता का मतलब समझ गए होंगे क्या है? नमी या जल वाष्प। ठीक है। कहीं पे भी हल्की सी जल या नमी की मात्रा हो तो वो क्या होती है? आर्द्रता होती है। और यही आर्द्रता जब लेवल इसका बढ़ जाता है, धीमे धीमे वायु संतृप्त हो जाती है, तो ये क्या है? वर्षा कराती है, जिसको बोला जाता है वर्षण। सारा कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत तरीके से समझाएंगे, बुक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और एक बार समझ में आ गया तो यूपीएससी तक भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जल वाष्प क्या होता है? पहले जल वाष्प समझ लीजिए क्या होती है। वायुमंडल में उपस्थित जल की गैसीय अवस्था। जल होता है, जब इसको गर्म करते हो तो ये गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो ये जो गैसीय अवस्था में जब वायुमंडल में उपस्थित रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? जल वाष्प। कैसे, किस किस तरीके से या माध्यम से ये गैसीय अवस्था में रहता है या जल वाष्प के रूप में रहता है? तो एक तो बाष्पन, जो सूर्य है, मानवीय क्रियाकलाप है, इन सब के माध्यम से जल वाष्प बनती है। तो बाष्पन। दूसरा बाष्पोत्सर्जन, पौधों द्वारा। तो मेजर पोर्शन इन्हीं के द्वारा ही कंट्रीब्यूट होता है। वायुमंडल में या वायु में जल वाष्प की जो अधिकतम मात्रा है वो 4% तक हो सकती है। जो वायु का कुल आयतन है उसका 4% तक जल वाष्प रह सकती है। इससे ज्यादा इसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। इससे ज्यादा होगा तो ये क्या है? वर्षा के रूप में फिर से नीचे आ जाती है। अगला टर्म, पहले सारे टर्म समझ लोगे क्योंकि इनका यूज होना है तो आप समझ पाओगे। अब वायुमंडलीय आर्द्रता किसे बोलते हैं? ठीक है, जल वाष्प तो आप समझ गए। आर्द्रता, निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एक निश्चित तापमान है कि इस टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? वायुमंडल में ये भी बढ़ जाती है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो एक निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। आगे चलते हैं। अगला एक टर्म आता है सापेक्षिक आर्द्रता। जहां पे सापेक्ष या रिलेटिव की बात हो, वहां पे आप किसी चीज पे डिपेंड है। डिपेंड किस पे रहती है सापेक्षिक आर्द्रता? की जो आर्द्रता है वो, आर्द्रता आप समझ गए ऊपर क्या है। और दूसरा किस पे डिपेंड होगी? जो आर्द्रता सामर्थ्य रहता है। वायु की आर्द्रता कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वायु की, उसके अनुपात में जो आर्द्रता होती है उसे बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। इंटू 100 कर देते हैं, फॉर्मूला है निकालने का। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? वायु के एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित टेम्परेचर पे जो आर्द्रता है, जल वाष्प की मात्रा वायु में रहती है, वो हो गई निरपेक्ष आर्द्रता। अब इस मात्रा में और इसका अनुपात किससे लगा लेते हो? आर्द्रता सामर्थ्य। वायु जो आर्द्रता कैरी कर सकती है, जो उसकी टोटल पावर है, उसके अनुपात में जब इसको देखते हो तो ये कहलाती है सापेक्षिक आर्द्रता। अब मैं बताता हूँ, ये तो हो गया आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, प्रैक्टिकल पढ़ो। जैसे वायु की कैपेसिटी है कि वो आर्द्रता 3% तक कैरी कर सकती है। 100 ml अगर आर्द्रता है या 100 ml आपकी मिली बार, ये करके वायु है, वायु का प्रेशर है, इसमें आप क्या कर रहे हो? 3 ml तक ही आर्द्रता ये कैरी कर सकती है। इससे ज्यादा होगी तो क्या होगी? वायु संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त हो जाएगी तो ये वर्षा की बूंदों में बदल जाएगी और बारिश के रूप में नीचे आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो बारिश होने के लिए जरूरी है। तो यही क्या हो गई आपकी सापेक्षिक आर्द्रता। आगे बताएंगे, जब वर्षा पूरा पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या उपयोग हो रहा है। तो निश्चित वायुदाब तथा तापमान पर, वायुदाब निश्चित होना चाहिए। अगर आप तापमान तापमान बढ़ा दोगे तो सापेक्षिक आर्द्रता आपकी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो जो आर्द्रता सामर्थ्य है बढ़ जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर, वायु में जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वायु का ऊपर उठने की एक शक्ति बढ़ जाती है। ऊपर उठने की शक्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपका आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता अपनी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर हमें क्या होता है? कम करना पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर वायु का कम होता है तो क्या होता है? आर्द्रता सामर्थ्य घट जाती है और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है और बारिश होती है। इसलिए टेम्परेचर कम होने के लिए क्या, वायु का ऊपर उठना जरूरी है। ऊपर उठना जरूरी क्यों है? आपको पता है ऊपर उठने से क्या होता है? पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये जब टेम्परेचर कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य इसकी क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी।
दैट मीन सापेक्षिक आर्द्रता इसकी बढ़ जाएगी, और जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बारिश होगी। तो निश्चित वायुदाब तथा तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा, जो जल वाष्प की वास्तविक मात्रा है, तथा वायु की आर्द्रता सामर्थ्य, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, सापेक्षिक आर्द्रता। अब एक औशांक बिंदु, जब वायु ऊपर, देखो वर्षा होने के लिए फिर मैंने बताया दो ही चीजें जरूरी हैं, वायु, और वायु में क्या हो, नमी हो या आर्द्रता हो। तो वायु में नमी हो और वायु ऊपर उठ रही हो, वायु का आरोहण हो रहा, ये दो चीजें हैं, वर्षा होगी ही होगी। अगर दो चीजों में से एक भी नहीं है, वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। ठीक है। राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में जो वायु होती है ना वो फ्लैट चली जाती है, उसको रोकने वाला कोई ऐसा पहाड़ या अवरोध नहीं होता है, फ्लैट चली जाती, ऊपर उठने का यहाँ सीन नहीं बनता, इसलिए राजस्थान में क्या, मरुस्थल है। नहीं तो राजस्थान के ऊपर से बादल गुजरते रहते हैं। ठीक है, जब ऐसा कुछ बन जाता है तो बारिश हो जाती है। औशांक बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जब वायु ऊपर उठती रहती है तो वायु का टेम्परेचर कम होता रहता है, कम होता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो संतृप्त होने लगती है, वायु बूंदों में बदलने का प्रोसेस शुरू होने वाला होता है, संतृप्त। तो इसी बिंदु को जहां पे संतृप्त हो जाती है वायु, वो कहलाता है औशांक बिंदु, मतलब ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, औशांक बिंदु। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे औशांक बिंदु कहते हैं। इसके बाद संघनन, संघनन मतलब वायु का वाष्प गैस का लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, ये संघनन। तो वायु का जल वाष्प का किस में बदलना शुरू हो जाता है, आपका बूंदों में, जल में। आर्द्रता ग्राही नाभिक, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था क्या होते हैं नाभिक, छोटे छोटे से कण, चाहे धूल के हों, चाहे धुआं हो, चाहे नमक के कण हो, चाहे CO2। अभी हाल ही में IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराई थी, क्या CO2, जो वायुमंडल CO2 है उसी का उपस्थित यूज करके करा दी थी। तो इसके जो कण होते हैं, ये ये कण बड़े छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, जलवाष्प जो होता है उसको सोख लेते हैं। तो जलवाष्प को सोखने के लिए कुछ चाहिए, तो सोखने के लिए चाहिए तो जलवाष्प की बूंद बड़ी हो जाती है। अब इतने भी बड़े नहीं होते कि दिखाई दें लोगों को, तो इनको जलवाष्प को बूंद में बदलने के लिए आर्द्रता ग्राही नाभिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होते हैं तो वर्षा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो धूल, धुआं, नमक के कण तथा CO2 अच्छे आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, क्योंकि यह जल को अवशोषित करते हैं तथा संघनन में मदद करते हैं। संघनन का मतलब जल वाष्प का जल में बदलना। संघनन के अनेक रूप हैं, कौन कौन से, एक ओस, ओस जान लो क्या है, धरातल की निकटवर्ती वायु में उपस्थित जल वाष्प। इस जल वाष्प का क्या होता है, इसका संघनन द्वारा शीतलीकृत क्षैतिज तलों पर संचित जल की बूंद। थोड़ा सा क्लिष्ट होगी भाषा, मैं समझाता हूँ। तो धरातल की जब निकटवर्ती वायु है, इसमें जल वाष्प है। अब ये प्रोसेस क्या होगा, ये संघनन द्वारा ठंडी होगी, और जो तली है, धरातल है, उस पर कोई या तो पदार्थ होगा, पत्थर होगा या पत्ती होगी फूलों की, ठीक है, इस पे ये क्या हो जाती है, बूंदों के रूप में बदल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, ओस। या डायरेक्ट धरातल पे भी बदल जाती है। ठीक, तो धरातल की निकटवर्ती वायु में एक तो जलवाष्प उपस्थित हो, फिर इसका संघनन हो, संघनन होकर ये ठंडी होकर क्षैतिज तलों पर संचित जल की बूंदें, जल की बूंदों के रूप में संचित हो जाती है। कहाँ कहाँ संचित होती है, पत्थर, घास तथा पत्तियों पर संघनित होती है। ओस बनने के लिए कुछ परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। ये वाला आपका सही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ से मिल जाएगी। ओस बनने हेतु अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होती हैं, ठंडी लंबी रातें, रातें बहुत ठंडी भी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, तापीय व्युत्क्रम हो जाता है, तापीय व्युत्क्रम। जब रातें ठंडी और लंबी होती हैं तो धरातल के निकट का जो तापमान होता है ना वो ज्यादा कम हो जाता है, जबकि ऊपर का तापमान क्या होता है आपका, गर्म होता है। मतलब ये गर्म होगा ऊपर वाला और ये ठंडा होगा, तो हाइट के साथ वैसे तापमान कम होना चाहिए, उल्टा हो जाता है ये। तो इसलिए क्या होता है आपका तापीय व्युत्क्रम, और यहाँ पे ओस बन जाती है। मेघ रहित स्वच्छ आकाश, जब मेघ होते हैं ना, तो पृथ्वी है, अब यहाँ पे मेघ है, बादल है, तो यहाँ से पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण गया इन्होंने अवशोषित कर लिया, अवशोषित करके कुछ ये वापस भी भेजते हैं, प्लस ये गर्म हो गए तो आसपास का टेम्परेचर गर्म बनाए रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं तो वो गर्मी बनी रहती है। तो ये गर्मी बनी रहेगी, इससे क्या ओस नहीं बनेगी। और जब मेघ रहे तो स्वच्छ आकाश होगा, तो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होता है सीधा आकाश में चला जाता है और पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो जाता है। शांत वायु, वायु भी शांत होनी चाहिए,
उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, जो सापेक्षिक आर्द्रता है मैं बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च होनी चाहिए, मतलब वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए और जल की जो जलवाष्प वायु की जो जलवाष्प की कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होनी चाहिए, तो तुरंत ही ये क्या है बूंद में बदल जाए। दूसरा है आपका तुषार या पाला, किसे बोलते हैं? तो देखो जो ओस बन रही थी ना, ओस के लिए क्या है तापमान था जिस बिंदु पे ये क्या हो रहा था ओस बन रही थी, वो क्या ओशांक बिंदु था, संघनित हो रही थी। अब अगर वो बिंदु आपका 0 डिग्री से नीचे है, -0 -1 हो गया है, 0 हो गया, ठीक है, तो ये जलवाष्प जो है आपकी वो बूंद ना बन के क्या बन जाएगी, सीधी बर्फ का छोटी सी गोली बन जाएगी, है ना, बर्फ का छोटा सा टुकड़ा। तो जब संघनन जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे संपन्न होता है, ठंडी सतहों पर तुषार या पाला, समझ गए? तो संघनन होना मतलब क्या होता है, संघनन मतलब जलवाष्प का बूंदों में बदलना। जब जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है तो ये बूंदों में ना बदल के ये सीधी बर्फ में बदलेगी, क्योंकि संघनन किस बिंदु पे हो रहा है, जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। और वो सुबह में आप देखते हो तो बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े दिखाई देते। यह पृथ्वी पर छोटे छोटे हिम के रबों के रूप में पाया जाता है, फसलों हेतु नुकसानदायक होता है, लेकिन जो आपकी सेब की फसल है उसके लिए फायदेमंद भी होता है। कोहरा क्या होता है? कोहरा समझ लो, जब पृथ्वी धरातल है, धरातल के ऊपर आपके बादल होते हैं तो बादल कहलाते हैं, जब वो बादल नीचे आ जाते हैं धरातल के एकदम करीब, इसी को बोलते हैं कोहरा। तो इसमें क्या क्या होता है, धुआं होता है, तो एक प्रकार के बादल होते हैं, जब धुआं इसमें मिलेगा ना, स्मोक, स्मोक प्लस कोहरा फॉग, तो ये स्मॉग बन जाता है, तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग अलग चीज है। कोहरा में क्या होता है, एक प्रकार के बादल होते हैं जो धरातल के नजदीक पाए जाते हैं, निम्न तापमान और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, जहां पे भी सापेक्षिक आर्द्रता की बात आ जाए, उच्च आ जाए, सिंपल सा मतलब समझो जल वाष्प की मात्रा अधिक है, ठीक है, वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है। तो निम्न तापमान, तापमान कम है, जल वाष्प की मात्रा अधिक है, तापमान कम है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी, और मात्रा अधिक है तो धरातल के समीप जलवाष्प, तो इससे क्या होगा, धरातल के समीप ही जलवाष्प का संघनन हो जाएगा और इससे कोहरे का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अगला टर्म आता है कुहासा। कुहासा किसे बोलते हैं? ये भी एक प्रकार का कोहरा ही है, लेकिन कोहरे की अपेक्षा क्या होता है, इसकी दृश्यता अधिक होती है, अधिक दूर तक की आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें नमी अधिक होती है। नमी अधिक होगी तो क्लैरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो बूंदें बड़ी तो रहेंगी लेकिन बिरली रहेंगी। कभी देखे ना, कोई पतली चीज महीन पाउडर फैला दो तो वो ज्यादा उसमें फैलता है, और मोटे कण होते हैं तो वो दृश्यता बनी रहती है। सेम यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला, मेघ बादल कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे बारिश होती है, कितने टाइप की बारिश होती है, सब पे बात करेंगे डिटेल में। तो पृथ्वी की सतह से विभिन्न ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप, पृथ्वी की सतह है, यहाँ से अलग अलग ऊंचाइयों पर वायुमंडल में जलवाष्प तो हर जगह है ही, आपको पता है, इसका संघनन होता है तो बूंदों में, तो जलवाष्प के संघनन से के फलस्वरूप निर्मित हिमकणों, या तो ये डायरेक्ट इतनी हाइट पे चला गया, सपोज करो जो आपके पक्षाभ मेघ होते हैं, तो ये यहाँ पे कभी बूंदों के रूप में नहीं होते हैं बादल, हिम क्रिस्टल के रूप में होते हैं, एकदम पाउडर जैसे हिम के क्रिस्टल बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे जल के रूप में रह ही नहीं सकता, इतना टेम्परेचर कम हो गया, -70 -90 पहुंच गया है, तो क्या होगा, हिम क्रिस्टल के रूप में, तो या तो हिमकणों के रूप में रहता है या जल सीकरों, जल वाष्प से भरे हुए वो बादल, इसकी राशि को ही मेघ कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, बादल। आगे चलते हैं, निर्माण कैसे होता है इसका, बादलों का निर्माण कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, सिंपल सा फंडा है, बना रखा है मैंने। वायु का आरोहण, वायु में एक तो जलवाष्प होनी चाहिए, वायु प्लस जलवाष्प, मतलब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता उच्च होनी चाहिए, फिर वायु को ऊपर उठना चाहिए, ऊपर उठेगा तो जो रुदोष्म ताप परिवर्तन दर है, एडियाबेटिक लैप्स ऑफ रेट, ठीक है, इससे क्या है, तापमान हर 1 किलोमीटर पर चेंज हो रहा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर रहा है, तो अपने आप ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो इससे क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी तो संतृप्त, ये वायु क्या है आपकी, संतृप्त होने लगेगी,
संतृप्त होने के बाद ये संघनन होगा, संघनन होगा तो बूंदों में बदलेगी, और जब इसका वेट इतना हो जाए कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये ऊपर न रह सके तो ये नीचे आ जाते हैं, यही बारिश कहलाती है। अब बादल देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। ऊंचाई तथा स्वरूप के आधार पर 3 रूपों में बादलों को बांटा गया है, पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ और स्त्री मेघ। ठीक है। पक्ष अब ये तो 3 टाइप के बादल हैं, और ये बादल आपको हर लेवल पे मिलेंगे। अधिक ऊंचाई पे भी मिलेंगे, मध्यम ऊंचाई पे भी मिलेंगे, और निम्न पे। तो अब हम ऊंचाई के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहला उच्च मेघ देख लेते हैं, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, वो है पहला पक्षाभ मेघ। इनका निर्माण कहाँ? 6000 मीटर। अगर इसको बोलो तो 6 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक होता है। दैट मीन्स क्षोभ मंडल की आधी सीमा से लेके और क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा तक। अगर ध्रुवों पे चले जाओ तो ये क्षोभ मंडल नहीं, समताप मंडल में घुस गए, क्योंकि ध्रुवों पे क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर पे ही खत्म हो जाता है। तो इतनी ऊंचाई तक इनका निर्माण होता है। रेशम या पंख जैसे दिखाई देते हैं। जहां से क्वेश्चन बनता है वो अगली लाइन आ गई। जब यह पक्षाभ मेघ जब होते हैं और इसके जस्ट नीचे रहते हैं पक्षाभ स्त्री मेघ, तो ये मेघ दिखाई दे पहले, उसके बाद ये वाले मेघ दिखाई दे, पक्षाभ फिर पक्षाभ स्त्री। तो ये किसके सूचक होते हैं कि चक्रवात आने वाला है। तो चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना देते हैं जब यह पक्षाभ स्त्री के साथ दिखाई देते हैं। पक्षाभ स्त्री मेघ देख लो, इंग्लिश में बोलते हैं सिर्रोस्ट्रेटस। श्वेत वर्ण के होते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। चक्रवात आगमन के पूर्व पक्षाभ मेघ के तुरंत बाद यही दिखाई देते हैं। बस इतना ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनकी भी हाइट वही 6 से 10, 11, 12 तक है। ठीक है। तो ये अधिक ऊंचाई वाले। तीसरे टाइप के मेघ हैं आपके क्या? पक्षाभ कपासी, सिर्रोक्यूमुलस। ये क्या है? ये प्रायः छायाहीन होते हैं। ठीक है। इन्हें मैकेरल स्काई भी बोला जाता है, पक्षाभ कपासी को। इतनी ही इनके बारे में जानकारी जरूरी है, ज्यादा ही। बाकी पक्षाभ तो आप जान ही गए। कपासी क्या है? कपास जैसे रुई के जैसे दिखाई देते हैं, बस सफेद सफेद रुई जैसे आपने देखे होंगे। अब मध्यम ऊंचाई के मेघ देख लेते हैं। मध्यम ऊंचाई के बादल कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है मध्य कपासी मेघ, और एक होता है मध्य स्त्री मेघ। मध्य कपासी में क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टो क्यूमुलस। कपासी लगाए तो रुई के समान ये भी दिखाई देंगे। जल की, हाँ, अभी तक जो थे ना हिम क्रिस्टल के बने हुए बादल थे, जितने भी थे, जल नहीं था, क्योंकि इतनी हाइट इनकी थी कि यहाँ पे अगर सोचो ना 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो ये अगर 6 किलोमीटर उसके ऊपर बन रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 36 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। इतना तो कम हो गया, ये तो असली गर्मी भी रहे ना तब भी ये 0 पे पहुंच जाए, जहां से शुरू हो रहा है। अगर 8 पे है तो ये माइनस पे पहुंच जाए, -10, -। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर इनका कम होता है कि ये हिम क्रिस्टल में रहते हैं, जो बाकी के बादल हैं। पहला ऐसा बादल है जो क्या है? जल की बूंदों से बना होता है, वो है मध्य कपासी मेघ। गोलाकार रूप में दिखाई देते हैं, रुई के रूप में आपने देखे होंगे, सफेद सफेद रुई जैसे फैले हुए होते हैं, सूर्य चंद्रमा के आसपास में दिखाई देते हैं। फिर मध्य स्त्री मेघ, मतलब आसपास दिखाई देते हैं, होते नहीं पास। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती, बट वो देखते हो ना आसमान में सूर्य चमक रहा होता है, उनको आसपास से ढके रहते हैं। मध्य स्त्री की बात करते हैं, अल्टो स्ट्रेटस मेघ। ये क्या होते हैं? लगातार फैले नीले तथा भूरे रंग के मेघ होते हैं, सघन चादर के रूप में दिखाई देते हैं। इनसे क्या होता है? विस्तृत और लगातार वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल्टो स्टेटस है, इनसे विस्तृत और लगातार वर्षा होती है। तो नीले और भूरे रंग के मेघ किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी बनता है आपका। चादर के रूप में ये दिखाई देते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यही है, सर्वाधिक वर्षा इन्हीं सबसे होती है। ये है निम्न ऊंचाई के मेघ। आजकल जो वर्षा हो रही है, दिल्ली में बाढ़ आने वाली है, आप लोग को पता है। आज बाढ़ आने वाली है। मकान जो चारों तरफ सीलन है, यहाँ मकान बड़े कमजोर टाइप के बनाते हैं लोग। तो निम्न ऊंचाई के मेघ में स्त्री, स्त्री कपासी और वर्षा स्त्री मेघ। स्त्री मेघ क्या होते हैं? निम्न स्त्री कम ऊंचाई के, मतलब 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक ही इनकी हाइट रहती है। परतदार होते हैं, कई परतों में, लेयर्स में होते हैं, और बड़े भाग पे फैले होते हैं। एकदम जो अंधेरा कर देते हैं ना, वो यही मेघ। देखते हो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। स्त्री कपासी क्या होते हैं? हल्के भूरे तथा बड़े बड़े चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। कपासी है तो रुई के चकत्तों के रूप में ही पाए जाते हैं। फिर वर्षा स्त्री, निम्बो स्टेटस, धरातल के निकट होते हैं,
अत्यधिक सघन होते हैं और अत्यधिक वर्षा, मतलब सर्वाधिक वर्षा दो टाइप के मेघ कराते हैं। एक क्यूमुलोनिम्बस जिसको बोला जाता है बर्फी कपासी, वर्षा कपासी, ठीक। और दूसरे ये निम्बोस्टेटस, उनकी बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ जान लो कौन से। एक तो कपासी मेघ होते हैं, ये भी 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं ऊपर। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाधिक वर्षा वाले, वर्षा कपासी वर्षी में, ये कहाँ पे बनते हैं, जो आपका विषुवत व्रत है यहाँ पे सूर्य डायरेक्ट चमकता है, डायरेक्ट चमकता है तो संवहनी धाराओं के रूप में बाष्पीकरण होता है यहाँ पे विषुवत व्रत पे। 0 डिग्री पे ध्यान रखना, 0 डिग्री नहीं, 10 नॉर्थ से 10 साउथ मान लो उसको, 10 नहीं मानो तो 5 तो मान ही लो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सूर्य बराबर चमक रहा है, दिन भर क्या होगा, बाष्पीकरण होगा 2 बजे तक, और डेली 2 से 3 होगा ना, 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद डेली वर्षा होती है डेली। तो संवहनी धाराओं के रूप में पहले बाष्पीकरण होगा और फिर संवहनी वर्षा होगी। कहाँ पे होती है, जो आपका 0 डिग्री के आसपास विषुवत व्रत के आसपास है। अब ये वर्षा कैसी, कौन से मेघ बनते हैं, यही कपासी वर्षी मेघ बनते हैं। इन मेघों की एक वो है कि ये बिजली कड़केगी, बादल गरज गरज और प्लस बिजली के साथ ये बारिश होगी। जब दिन भर यहाँ पे बराबर क्या होता रहता है आपका बाष्पीकरण, तो आर्द्रता बहुत बनी रहती है यहाँ पे। तापमान तो आप देखोगे ना, औसत तापमान आपका 10 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में जो है उससे कम रहता है, लेकिन आर्द्रता इतनी ज्यादा रहती है कि यहाँ के लोगों का जीना एकदम ना वो हो जाता है। और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पे, एक से एक प्रकार के जीवाणु कीटाणु रोगाणु पैदा होते हैं आर्द्रता और तापमान का जो बनाता है ना कॉकटेल, उस वजह से। तो यह अत्यधिक गहरे और विस्तृत होते हैं। इसके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा की अत्यधिक संभावना। और ये मेघ दूसरी जगह भी बनते हैं, जो आपके यूएसए, कनाडा, इन सब में वर्षा होती है, पछुआ पवनों वाला जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्षेत्र। यहाँ पे कौन सी वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा होती है विक्षोभ वाली वर्षा। तो क्या होती है, दो वायु राशियां मिलती हैं। जब दो वायु राशियां ठंडी और गर्म मिलेंगी तो ये क्या होगी, जो गर्म वायु राशि है ऊपर उठ जाएगी, इससे बारिश होती है यहाँ पे ये मानसूनी वाली बारिश नहीं होती है इन क्षेत्रों में। तो इसमें भी क्या होता है आपका, यही मेघ बनते हैं कपासी वर्षी। अब वर्षण के प्रकार देख लेते हैं। एक संवहनी वर्षा मैं बता चुका, विषुवत व्रत के आसपास होती है। वायु डायरेक्ट गर्म होती है, संवहनी धाराओं के रूप में आरोहण होगा। आरोहण होगा तो तापमान गिरेगा, तापमान गिरेगा तो संघनन हो जाएगा क्योंकि संतृप्त हो जाएगी वायु। और कपासी वर्षी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, प्रतिदिन होती है दोपहर के बाद भूमध्य रेखीय भागों में। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, जब पर्वत है, सपोज करो ये पहाड़ है, वायु यहाँ से आ रही है, अब यहाँ से आ रही है, ये मिल गया तो वायु यहाँ से पार तो करेंगे, वायु इसके सहारे ऊपर उठेगी। जैसे ऊपर उठेगी तो इसका टेम्परेचर क्या है, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो यहीं पे ये बारिश कर देगी। और जब ये वायु यहाँ पे जाएगी तो ये नीचे की ओर गिरेगी, टेम्परेचर फिर इसका क्या है, नीचे जैसे आएगा बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पे बारिश नहीं। तो इसको बोलते हैं पवना विमुख डाल, ये वाली, या जिसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पे बारिश कम होती है हमेशा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में क्या, पश्चिमी घाट का पश्चिमी छोर, ये है पश्चिमी घाट का पश्चिमी छोर, यहाँ बहुत वर्षा होती है। पूर्वी छोर क्या है आपका वृष्टि छाया प्रदेश, यहाँ कम वर्षा होती है, सूखा पड़ा। तो पर्वतीय वर्षा, पर्वत जब वायु को ऊपर उठा देता है, आपके अरावली जो श्रेणी है ना राजस्थान वाली, वो इसके जो वायु चलती है वो समानांतर चलती है, इसलिए ये अवरोध नहीं बन पाता, नहीं तो ये भी वर्षा कराता राजस्थान में भी आपके। तो संतृप्त वायु ढाल के सहारे ऊपर उठती है। पवनाभिमुखी डाल पर कम वर्षा होती है, सूखा या वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अगली देखते हैं चक्रवाती वर्षा या वाताग्रि। वाताग्र जो बनाता है वही मैंने बताया कि दो वायु राशियां मिलती है, ठंडी गर्म, या तो गर्म आक्रामक रूप से इससे ऊपर उठ जाएगी, या ठंडी क्या करेगी, ठंडी आके इसके नीचे घुस जाएगी। ठंडी वायु हमेशा नीचे घुसती, तो ठंडी जब इसको ऊपर उठाएगी ना तो वो और स्पीड से उठाती है। तो जब ऊपर उठेगी आरोहण होगा, टेम्परेचर कम होगा, संतृप्त होगी वायु, वही सेम सिस्टम वही है, और क्या होगा, वर्षा होगी। तो इसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा या वाताग्रि वर्षा, जब वायु का आरोहण चक्रवातों या वाताग्रों के द्वारा होता है। वाताग्र क्या होता है, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां, मतलब ठंडा या गर्म हो, जिसमें तापमान, आर्द्रता तथा घनत्व का अंतर होता है। इनका अभिसरण, जहां पे अभिसरण शब्द आ जाए मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं सामने से, अभिसरण होता है तो वाताग्र का निर्माण होता है।
और इससे क्या होगा, गर्म वायु ऊपर उठेगी, या तो खुद से उठेगी या ठंडी उसको उठाएगी, तो उससे क्या होगी, वर्षा होगी। तो बादल, वर्षा, बादलों के प्रकार, दाब, जो भी चीजें थी आपकी, बाष्पीकरण, हर चीज आपको बता। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, वायु राशियां, वाताग्र, चक्रवातीय परिसंचरण। वैसे वाताग्र मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी, जब आपको वर्षण वाला, वर्षा वाला बताया था, वाताग्री वर्षा, उसमें समझाया था सारी चीज, फिर से जानोगे। ये थोड़ा सा राइटिंग क्या है, ओल्ड नोट्स हैं उनसे ले लिए पीडीएफ, ठीक है। लेकिन इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, इनसे वो नोट्स, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मेरे खुद के नोट्स थे यूपीएससी के लिए। तो ये समझ में आएगा कि हाँ, यूपीएससी के लिए और क्या अप्रोच अलग से होता है, ठीक है। वायु राशि क्या होती है, वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को कहते हैं। राइटिंग में मत जाओ, मैं हर एक चीज समझाऊंगा, बस सुनना जरूरी है, सुनोगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को वायु राशि कहते हैं जिसमें क्षैतिज तल में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी समानता रहती है। तो वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को, वायुमंडल है तो एक विस्तृत भाग, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे वायुमंडल है, तो एक विस्तृत भाग में इसके क्षैतिज तल में क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर जो होता है, और आर्द्रता, नमी की मात्रा, इसमें समानता होती है। तो ये अपना प्रभाव क्या है, धरातल पर भी सेम डालता है। तो जैसे होता है ना, अमेरिका की वायु राशि है, तो अमेरिका में ठंडी वायु राशियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ का तापमान या जलवायु क्या ठंडी है, तो ये जलवायु पर भी प्रभाव डालती है। तो एक विस्तृत भूभाग पर फैली होती है, पहली चीज इनकी वो है। तापमान और आर्द्रता संबंधी इसकी समानता रहती है, इसी को क्या बोला जाता है, वायु राशि बोला जाता है। विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडलीय दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर रहती हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दशाएं क्या है, आपकी स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ये वायु राशि होगी, तो वायु राशि के जो गुण हैं, सेम गुण आपके यहाँ पे तापमान, जलवायु, मौसम, इनके हो जाएंगे। जैसे ध्रुवीय वायु राशि हमेशा ठंडी होगी, उष्णकटिबंधीय वायु राशि क्या है, अधिकतर गर्म मिलेंगे आपको। महाद्वीपीय वायु राशि महाद्वीप संबंधी होगी, ये भी महासागर से कभी गर्म मिलेगी, कभी ठंडी मिलेगी टाइम पे। और महासागरीय वायु राशि, ये हो गया वायु राशि, इसकी परिभाषा ही जाननी थी। दूसरी चीज, इस पे मेंस में, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं वायु राशियों पे, तो अगर कोई उस लेवल का दे रहा है तो उसको ज्यादा जानने की जरूरत है। अब आते हैं वाताग्र पर। वाताग्र में मैं बता दिया कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली दो वायु राशियां होती हैं, मिलती हैं, ये गर्म है, ये ठंडी है, यहाँ से समझ लो फिर समझ जाओ। गर्म वायु राशि जब आपकी ठंडी से मिलेगी दोनों, तो कुछ समय के लिए एक दूसरे रुक जाएंगे, एक दूसरे का मार्ग रोक लेंगे। फिर एक वायु राशि एक्टिव होगी, या तो ये वाली एक्टिव होगी, तो ये क्या करेगी, उठेगी, इसके जस्ट ऊपर उठ जाएगी, एकदम ऊपर उठेगी, वायु का आरोहण होगा, इसमें नमी होगी, तो वायु संतृप्त होगी, वो बारिश करेगी, बिजली वगैरह करके। दूसरा क्या होता है कि ये एक्टिव नहीं होगी, ये शांत रहेगी, ये एक्टिव होगी, ये इसके नीचे घुसेगी, ये इसके नीचे घुस के इसको जबरदस्ती ऊपर उठा देगी एकदम बहुत स्पीड से, तो भी बारिश होगी, बिजली कड़केगी, बादल गरजेगा और बड़े पैमाने पर बारिश। तो जब ये एक्टिव होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उष्ण वातावरण। और जब ये एक्टिव होगी तो ये क्या बोलती है, शीत वातावरण। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ऊपर कौन उठेगी, ऊपर हमेशा गर्म वाली ही उठेगी। ऐसा नहीं है कि एक्टिव ये होगी तो ये ऊपर उठेगी, ठंडी हमेशा जमीन के आसपास ही रहेगी, ठीक। तो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं, तो वे एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती, उनके बीच कुछ समय के लिए अशांतप्त पृष्ठ, अशांतप्त पृष्ठ का मतलब यही है कि एक दूसरे का जो गुण है, विपरीत है, वो रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, का निर्माण होता है, जिसे वातावरण कहते हैं। इसमें शीतल एवं सघन वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर उठा देती है। वाताग्र एक ढाल के रूप में होता है, ढाल के रूप में यही है कि ऊपर उठाने वाला ही होता है यहाँ पे सिस्टम। मध्य अक्षांशों में ये निर्मित होते हैं, मध्य अक्षांश क्या हो गया आपके 30 से 60 के बीच के, यहाँ पे ये निर्मित होते हैं। अब उष्ण वाताग्र कैसे बोलते हैं, जब उष्ण वायु एक्टिव होती है और शीत वायु के ऊपर चढ़ जाती है, आरोहित हो जाती है, तापमान तथा पवन की दिशा धीरे धीरे इसमें परिवर्तित होती है, ये धीमे, इसमें सारी गति बहुत धीरे धीरे होती है, ध्यान रखना। और जब शीत वाली एक्टिव होगी तो वो गति बहुत तीव्र हो जाती है। शीत वाताग्र में क्या होता है, शीत वायु अधिक सक्रिय होती है, उष्ण वायु को ऊपर उठाती है, पवन तेजी से ऊपर उठती है और इसकी चाल अधिक हो जाती है, जो ढाल होती है बहुत तीव्र गति से, चाल और ढाल दोनों अधिक रहते हैं। एक स्थायी वाताग्र होता है, इसमें काफी लंबे समय तक दोनों एक दूसरे को रोके रखते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं होती है, ये स्थायी वाताग्र होता है।
जब वायु राशियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती है, वातावरण कुछ समय के लिए स्थिर, लगातार कई दिनों तक मेघ आच्छादित रहते हैं, फुहार और मतलब हल्की हल्की फुहार जैसी वर्षा, एकदम शीतल वर्षा होती रहती है हल्की, क्योंकि वातावरण इस तरह कोई एक्टिव हो नहीं रहा है कि धुआंधार वर्षा करके नमी खत्म कर दे। फिर से इसको लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, शीत वातावरण, इसमें शीत वायु सक्रिय होती है, उष्ण वातावरण में गर्म वायु सक्रिय होती है। इसमें बारंबार वर्षा होती है, तड़क झंझा होता है, तेज तूफान आते हैं, टॉर्नेडो आते हैं। इसमें हल्की वर्षा होती है, उच्चतर तापमान होता है, आर्द्रता भी हाई होती है और लंबे समय तक वर्षा होती है। अगला है चक्रवात। चक्रवात किसे बोलते हैं पहले समझ लो, बाद में ये पढ़ लेना, सेमी भाषा होगी। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च दाब की समदाबी रेखाएं होती हैं। निम्न दाब है, इसका मतलब यहाँ पे वायु क्या है आपकी ऊपर उठ रही, चारों ओर उच्च दाब है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु आ रही है, ऐसे करके वायु आ रही फिर ऊपर उठ रही, इन चारों तरफ से अंदर की ओर वायु आ रही है फिर यहाँ पे ऊपर उठ रही। ये वाला केंद्र है ना बहुत शांत रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं होती हलचल, और ये गोलाकार रूप में वायु ऊपर उठती जाती है, इतनी गोलाकार रूप में उठती है, चक्रवात का प्रबल तूफान का रूप धारण कर लेती है। इंडिया में आते रहते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही आया, कमेंट में बताना कौन सा आया था आप लोग, ठीक है। तो निम्न दाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिसके चारों ओर समकेंद्रीय समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। समकेंद्रीय केंद्र इनका भी, जो चारों ओर जो केंद्र होते हैं इनका भी केंद्र यही है और इनका भी केंद्र यही, तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। तो यहाँ वायुदाब अधिक है और जहाँ अधिक वायुदाब है तो कम वायुदाब की ओर क्या है हवा चलेगी, तो यहाँ से यहाँ की ओर हवा आएगी फिर गोल गोल घूम के ऊपर की ओर उठ जाएगी। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर पवन प्रवाहित होती है। परिधि ये है आपके गोलाकार। चक्रवात में पवन की प्रवाह की दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा है। पवन के प्रवाह की दशा जो है दिशा, ये नॉर्मल कोरियोलिस बल होता है। नॉर्मल कोरियोलिस बल की दिशा आपकी उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन चक्रवात इसके जस्ट विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक। कोरियोलिस बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर बनना है तो कोरियोलिस बल होगा। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक नहीं होता है कोरियोलिस बल, ध्रुवों के आस, यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र के आसपास, विषुवत के बेल्ट के आसपास, तो क्या होता है यहाँ पे चक्रवात नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। चक्रवात में पवन की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। आकार गोलाकार, अंडाकार या भी टाइप का होता है। अब जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से कहाँ तक आते हैं, पहली चीज तो ये पृथ्वी है, ये 0 है तो 10 से 10 के बीच में नहीं आते हैं, 10 से 23 के बीच में आते हैं, 23 आप सर्वाधिक चक्रवात यहीं आते हैं। और कहाँ से, यहाँ पे पवनों की दिशा अगर आपको पता हो तो ये वाली चलती है पूर्वा पवन ना, पूरब से पश्चिम की ओर। तो जब ये पवन चलती है तो पवन किस तरफ से आ रही है, इधर से आ रही। तो आपने देखा होगा इंडिया की अगर बात करो तो पूर्वा पवन यहाँ से आ रही, पूर्व से पश्चिम। तो पवन जब यहाँ समुद्र से आती है तो यहाँ पे आएगी और पवन से यहाँ चक्रवात क्या समुद्र की सतह पे ऊपर बनता है। जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको बनने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 27 डिग्री से सेल्सियस या उससे अधिक तापमान हो, समुद्री सतह हो, क्योंकि इसको आर्द्रता बराबर चाहिए, नहीं तो चक्रवात क्या लैंडफॉल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें, कोरियोलिस बल उपस्थित होना चाहिए, जो आपका व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र होना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हमेशा देखोगे यहाँ से पवन आती है, यहाँ आते आते तक क्या है भूमि आ जाती है, भूमि पे इसको क्या है आर्द्रता या जल वाष्प की पूर्ति बंद हो जाती है, क्योंकि समुद्र में तो बराबर जल वाष्प की पूर्ति हो रही है, यहाँ पे बंद हो जाएगी तो फिर यहाँ इसका लैंडफॉल हो जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है। तो इस वाले कॉर्नर पे पहले जो भारत का पश्चिमी वो तट है वहां पे चक्रवात कम आते थे, कम प्रबल आते थे, यहाँ सर्वाधिक आते हैं। यहाँ पे देखोगे आप बारंबारता देखे बहुत सारे आते हैं साल भर में, यहाँ कम आते। अब धीमे धीमे क्या है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक मात्रा में आ रहे हैं और ठीक ठाक तरीके से आ रहे हैं, रीजन अलग है बट आ रहे हैं। अब आते हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और विनाशकारी होते हैं। तीव्र पवन प्रवाह होता है, अधिक गहन वर्षा होती है, महासागरों की सतह पर ये उत्पन्न होते हैं। महासागर चाहिए चाहिए, और जो शीत कटिबंधीय चक्रवात होंगे ना शीतोष्ण, उनके लिए महासागर नहीं चाहिए, वहां तो सीधा वातावरण बनेगा और चक्रवात बन जाएगा।
ठीक है, 2 वायु राशियां मिलेंगी और चक्रवात। उत्पत्ति के लिए दशाएं देख लो क्या क्या है। बृहद तथा उष्ण समुद्री सतह ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं जब सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। समुद्र का 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक मतलब स्थल पे ये 37 या 40 पहुंच जाना चाहिए। उच्च मान वाले कोरियोलिसिस बल का होना चाहिए। तो कोरियोलिसिस बल आपका विषुवत गति के आसपास नहीं होता है, तो वहां नहीं आता। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में निम्न अंतर होना चाहिए। तो ऊर्ध्वाधर जो आपकी पवनें चलती हैं उनकी गति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। गर्म तथा आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। गर्म और आर्द्र वायु क्या है, निरंतर आपूर्ति होती रहनी चाहिए। 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती स्थिति, तो जब यहाँ पे प्रति चक्रवाती समझ तो उल्टी होगी, यहाँ पे ऊपर उठता है और यहाँ से प्रति चक्रवाती में नीचे गिरती है वायु। तो जहाँ पे प्रति चक्रवाती स्थिति होगी वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वायु दाब ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, आपका वायु दाब कम होगी, निम्न वायु दाब। प्रति चक्रवात इसका जस्ट उल्टा है, वहां वायु नीचे गिर रही, यहाँ वायु ऊपर उठ रही। तो 9 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी स्थिति होनी चाहिए, प्रति चक्रवात। ये सारी दशाएं होंगी तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति बंद हो जाती है जिससे ये क्षीण हो जाता है, जिसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। ये होता है जब भी तट के आसपास होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, अधिकतम आवृत्ति बार बार जहां चक्रवात आते हैं वो पूर्वी चीन सागर है, कैरेबियन सागर है, हिंद महासागर है और फिलीपींस भी प्रमुख क्षेत्र। इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, वो समझ लो। हिंद महासागर में से चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं। अटलांटिक महासागर है जो यूएसए में 2 बोला जाता है, एक हरिकेन भी बोला जाता है, टॉर्नेडो भी बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी प्रशांत तथा दक्षिणी चीन सागर में से टाइफून बोलते हैं। चीन या फिलीपींस में इसे क्या बोलते हैं, टाइफून यहाँ पे भी बोलते हैं। जापान में टाइफू बोलते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज बोलते हैं। ये नाम से क्वेश्चंस आपके आते हैं अगर आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हो। तो चक्रवात में या तो थोड़ी बहुत दशाएं पूछ लेंगे या फिर ये नाम पूछ लेते हैं। या हाल फिलहाल में जो चक्रवात आया उसके बारे में, इसका नामकरण अगर देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पहले 8 देश 8 नाम सो जाते थे, अब 13 देश हैं जो इसके भारतीय उपमहाद्वीप में है, वो 13 नाम सो जाते हैं, मतलब 169 नेम है। उनमें से जिस देश का नंबर आता है तो उसने जितने 13 नाम सुझाए हैं एक नाम चुन लिया जाता है। नामकरण से क्या होता है, चक्रवात के बारे में जागरूकता फैलाने में आसानी, ठीक है। आपको बताना है हाल ही में जो आपका भारत के पश्चिमी तट पे आया था चक्रवात, उसका नामकरण किसने किया था, है ना, बिपौर जॉय आया था, बिपौर जॉय। अक्षु, इसकी अक्षु क्या होती है, चक्रवात की आई आंख क्या होती है, केंद्र होता है जो चक्रवात का, उसी को बोलते हैं चक्रवात की अक्षी। शांत क्षेत्र होता है, पवनों का यहाँ पे क्या होता है, अवतलन होता है। उसके ऊपर आकाश मेघ रहित होते हैं जिसके चारों ओर प्रबल सर्पिलाकार, ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो एक होता है, जो मैंने बोला कि वायु ऐसे घूमते हुए ऊपर उठ रही, लेकिन जो बीच का क्षेत्र होता है बहुत शांत होता है, यहाँ पे नहीं उठ रही होती, किनारे पे उठ रही होती है। ऐसे करके फिर वायु का आरोहण इसके किनारों पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, पवनों का अवतलन हो रहा है, उसके ऊपर आकाश क्या है, मेघ रहित है जिसके चारों ओर प्रबल सर्पिलाकार पवनें प्रवाहित हो रही है, ये अक्षु कहलाता है। दूसरा क्या होता है, अक्षु भित्ति। अक्षु के चारों ओर अक्षु भित्ति होती है जहां प्रबल और वृत्ताकार वायु का आरोहण होता है। तो अक्षु भित्ति पे आरोहण होता है, अक्षु पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे उठ रही होती है अपने ऊपर। जो क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है, क्षोभ मंडल की जो सीमा मैंने बताई 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक, विषुवत वेग पे 18 और 8 किलोमीटर आपकी कहाँ, ध्रुवों पे, तो यहाँ तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है 250 किलोमीटर प्रति आवर तक होता है अक्षु भित्ति पे। इससे मूसलाधार वर्षा होती है। कपासी वर्षी मेघों का, इससे भी कपासी वर्षी मेघ जो होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। इस पूरी प्रणाली का व्यास कहाँ है, 150 से 250 किलोमीटर तक हो जाता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होने पर चक्रवात नहीं बनते हैं। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC इसका नामकरण करता है। उस टाइम 8 देश थे जब मैंने ये बनाया था 3-4 साल पहले, आज कितने 13 देश, वो 13 नाम सुझाते हैं। अब आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पे। शीत और उष्ण, ठीक है, वो क्षेत्र जो शीतोष्ण कटिबंध वाला है। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में ये आते हैं। वायु, यहाँ पे मैंने बताया ना 2 वायु राशियां होती हैं अलग अलग, जिसके गुण होते हैं, मिलती हैं, तो यहाँ पे इससे चक्रवात बनते हैं। इससे ये वाले नहीं बनते हैं कि समुद्र की सतह
और यहाँ पे क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए समुद्र की सतह होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है, स्थल पे भी बन जाते हैं, ठीक है। ये वाले शीतोष्ण वायु के अभिसरण क्षेत्र जहाँ विपरीत गुणों वाली, अभिसरण की बात हुई तो आपस में टकरा, विपरीत गुण होने चाहिए। ये वायु राशियां जब वाताग्र बनाती हैं, दोनों वायु राशियां मिलकर स्थिर वाताग्र बनाती हैं। फिर गर्म वायु राशि शीत के ऊपर आरोहित होती है। इसके पहले भाग में स्त्री मेघ दिखाई देते हैं तथा वर्षा करते हैं। पीछे से आता हुआ शीत वाताग्र, जो शीत वाताग्र जब शीत फिर से एक्टिव होगी, पहले क्या हुई गर्म हुई, अब शीत हुई एक्टिव, वायु को और अधिक ऊपर आरोहित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण की अपेक्षा अधिक तीव्र चलते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, अतः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं शीत। इनकी गति की सामान्य दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, सामान्यतः यह दिशा क्या पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, लेकिन हर बार नहीं, कब मैक्सिमम टाइम। शीत ऋतु में भूमध्य सागर पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सक्रिय हो जाते हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत पर इसका प्रभाव होता है। ध्यान रखना, जो पश्चिमी विक्षोभ जैसे बोला जाता है ना, पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में बारिश कराते हैं मैदानी भागों में, तो भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में या सर्दियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। वो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भूमध्य सागर पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इनके कारण भारत में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, हमेशा उच्च अक्षांशों की ओर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। मतलब 0 डिग्री से अगर देखो तो ये जैसे उत्पन्न हुए आपके 35 डिग्री पे, तो ये 35 डिग्री से उच्च अक्षांशों की ओर आगे बढ़ते। शीतोष्ण चक्रवात और जेट स्ट्रीम देख लेते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग पर उत्पन्न रौशनी तरंगें, इनको बोला जाता है जेट स्ट्रीम को रौशनी तरंगें। वैसे जेट स्ट्रीम हम बता चुके हैं आपको कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है वहां पे ये पवनें होती हैं, तरंगें जाती हैं पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, बहुत अच्छी स्पीड होती है, इन्हीं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। बड़ी मात्रा में ध्रुवीय वायु को निम्न अक्षांशों में ले जाती हैं ये जो पवनें होती हैं। अब दोनों चक्रवातों में अंतर देख लो। शीतोष्ण चक्रवात है वो, उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वाताग्र से, और इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से। जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प जब जल में बदल जाती है तो एक गुप्त ऊष्मा निकलती है संघनन की, उससे इसको शक्ति मिलती है, ये प्रबल होता चला जाता है। और जैसे ही जलवाष्प की आपूर्ति बंद होती है ये चक्रवात कमजोर हो जाता है और धीमे धीमे खत्म हो जाता है। इसका व्यास बहुत ज्यादा दीर्घ होता है, 1500 से 3000 किलोमीटर तक। इसका व्यास छोटा होता है, ये कम क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। इसकी उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पे हो सकती है, इसकी उत्पत्ति केवल सागर पे होती है। संचरण भी इसका जल तथा स्थल दोनों पे होता है, लेकिन इसके संचरण के लिए जैसे ही स्थल आता है ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि जलापूर्ति बंद हो जाती है। पवन का वेग इनकी अपेक्षाकृत कम होता है और यहाँ पे पवन का वेग अधिक होता है, इसलिए ये अधिक विनाशकारी उष्ण वाले होते हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में होते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की दिशा, क्योंकि इनका वाला क्षेत्र क्या है, पछुआ पवनों का क्षेत्र है। पछुआ पवन क्या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और इनका क्षेत्र क्या है, पूर्वा, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। व्यापारिक पवनें जो है ये वो वाला क्षेत्र। आगे चलते हैं प्रति चक्रवात। उच्च वायुदाब का वह क्षेत्र जो संकीर्ण समदाब रेखाओं से घिरा होता है तथा दाब प्रवणता केंद्र से बाहर की होती है। दाब प्रवणता समझते हो क्या होता है, प्रवणता वो होती है जो ढाल होती है, तो जब केंद्र से बाहर की ओर ढाल हो, वैसे जो चक्रवाती स्थिति होती है उसमें ढाल क्या होती है, बाहर से केंद्र की ओर होती है, इसलिए वायु यहाँ से यहाँ की ओर चलती है। अब केंद्र से बाहर की ओर तो वायु कहाँ, केंद्र से बाहर की ओर चल रही है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक आते हैं। मौसम साफ एवं शुष्क रहता है। यहाँ पर भी मैंने बोला कि वायु नीचे की ओर, जो आपका चक्रवात होता है वायु ऊपर उठती है तो वहां वर्षा होगी, मौसम भी खराब होगा। यहाँ वायु नीचे की ओर गिर रही है तो यहाँ मौसम एकदम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, मरुस्थल बन जाएगा कुछ टाइम बाद, है ना। अब कुछ स्थानीय तूफान है, उनके बारे में जानना जरूरी है। पहला है तड़क झंझा। ये क्या होते हैं, स्थानीय तूफान या झंझावत होते हैं जिनमें ऊपर की ओर तीव्र वायु धाराएं चलती हैं। कपासी वर्षा मेघों या क्यूमुलो निम्बस, इनके द्वारा क्या होता है, बिजली की चमक, जो मैंने बोला कि कपासी वर्षी मेघ सर्वाधिक वर्षा यही कराते हैं। जो संवहनी वर्षा होती है वो भी इनके द्वारा होती है। जो आपका विक्षोभ बनता है वो भी वाताग्र बनता है, वो भी इनके द्वारा ही वर्षा होती है, कपासी वर्षी मेघों की। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेघ है, इनको याद। तो बिजली की चमक और गरज के साथ घनघोर वर्षा होती है तड़क झंझा में, ठीक है। तेज पवन तथा ओलावृष्टि भी होती है।
ओलावृष्टि कब होती है? जब ये वायु बहुत तीव्र गति से ऊपर उठ जाती है और एकदम जहां टेम्परेचर 0 से कम है वहां तक पहुंच जाती है, तो सीधा बर्फ में बदलती है और नीचे गिरती है। तड़ित की उपस्थिति वायु की लंबवत गति तथा बादलों में जल की सूक्ष्म बूंदों के मध्य धनावेश और ऋणावेश के पृथक्करण के कारण उत्पन्न विद्युत प्रवाह का परिणाम। समझ में आया? तड़ित कैसे होता है? तड़ित समझे, बिजली का कड़कना। तो कैसे होता है कि वायु की एक लंबवत गति होती है और बादलों में जो जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो धनावेश और ऋणावेश में बदल जाती हैं, तो प्लस और माइनस हो गया। और वायु की लंबवत गति है, इन दोनों के मध्य क्या होता है? विद्युत प्रवाह हो जाता है। इस प्रवाह से क्या होता है? आपका बिजली चमकती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधी लाते हैं। जब आर्द्रता कम होती है तो केवल धूल भरी आंधी आती है, आर्द्रता अधिक होती है बारिश कराती है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो विषुवत रेखा में आपके अगर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं तो तड़ित झंझा बचा कोई नहीं है, कुछ ना कुछ आपकी प्राकृतिक घटनाएं होती रहेंगी। एक टॉर्नेडो होता है, अमेरिका वगैरह में आता है, इसकी बहुत स्पीड होती है, बहुत तूफान। तो कीपाकार वाले, एक कीपाकार आकृति वाले इसी तरीके से उठते हैं, कीप बना देते हैं। प्रचंड स्थानीय तथा अल्पावधि के तूफान होते हैं। ऊपरी भाग में यहाँ पे भी कपासी वर्षा मेघ बन रहे हैं। सबसे प्रबल होते हैं सागर पर, टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। सागर पे जब ये होते हैं, इनका वेग देखो, चक्रवात मैंने बताया था 150 से 250 किलोमीटर प्रति आवर जो होती है स्पीड, इनकी 400 से 800 किलोमीटर प्रति आवर तूफान का पावर होता है। मध्य मकान के मकान ऊपर उड़ा ले जाता है। मध्य अक्षांशों में ज्यादा आते हैं, मध्य अक्षांश 30 से 60 की बात हो रही है। निम्न अक्षांश बोलो तो 0 से 30 और उच्च अक्षांश अगर बोलो तो 7 से 90। ये ध्यान रखो। यूएसए के ग्रेट प्लेन्स हैं, जो यूएसए का जो ग्रेट प्लेन एरिया है, जो मैदानी भाग, वहां पे ज्यादा आते हैं। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 प्लस 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं। और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपकी डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।